वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 में टोटल आपके एग्जाम 54 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 9 मार्च 2019 के शिफ्ट 3 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है टोटल आपके एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 की इतनी शिफ्टों में आपके एग्जाम कराए गए थे, जिसकी आपके 11 तारीख से लेकर के 9/3/2019 के शिफ्ट 2 तक के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो ये सारी वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में 9/3/2019 के शिफ्ट 3 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ में दिया गया है कि परिवार की बचत एक महीने में जो है टोटल कितनी होती है, 8,000 रुपये होती है। और अलग अलग जो है यहाँ पर क्या दिया गया, खर्च दिया गया और बचत की डिग्री दी गई है। यहाँ पर ये जो है ग्राफ में सारा दिया गया है, जैसे कि भोजन 120 डिग्री, घर 105 डिग्री, बचत 60 डिग्री, शिक्षा 30 डिग्री और अन्य जो है 45 डिग्री दिए गए हैं इस ग्राफ में। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भोजन पर घर की अपेक्षा कितना जो है अधिक रुपये खर्च किया गया। यानी कि सबसे पहले हम लोग चेक क्या करेंगे, चेक करेंगे कि भोजन पर घर से जो है कितना अधिक डिग्री खर्च किया गया। तो घर पर जो है कितना डिग्री खर्च किया गया, तो 105 डिग्री खर्च किया गया। भोजन पर कितना डिग्री खर्च किया गया, तो 120 डिग्री खर्च किया गया। भोजन पर कितना खर्च किया गया, 120 डिग्री। घर पर 105 डिग्री खर्च किया गया। तो इनका अंतर यानी कि डिफरेंस कितना है, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। यानी कि 15 डिग्री क्या किया गया, अधिक खर्च किया गया। किस पर, भोजन पर। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, रुपये में वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर दिया गया कि बचत 8,000 रुपये जो है क्या होता है टोटल खर्च, और बचत जो है कितना होता है, 8,000 रुपये होता है। यानी कि यहाँ पर जो है बचत कितना डिग्री दिया गया, 60 डिग्री दिया गया। तो 60 डिग्री का वैल्यू कितना दिया गया रुपये में, 8,000 रुपये दिया गया। कितना रुपया दिया गया, 8,000 रुपया दिया गया। हमें चाहिए क्या, इस 15 डिग्री का वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, 15 डिग्री का वैल्यू चाहिए, क्योंकि भोजन और घर पर खर्च का अंतर पूछा जा रहा है। तो यानी कि दोनों के डिग्री में अंतर अगर 15 डिग्री का है तो हमें 15 डिग्री का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ 4 से काट देंगे। 4 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15। इधर आपका कितना आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8,000, यानी कि 2,000 रुपये हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर 15 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा रुपये में, 2,000 के बराबर होगा। तो आपका यहाँ पर भोजन और घर पर खर्च का अंतर कितना आ गया, 2,000 रुपये आ गया। तो इस क्वेश्चन का 2,000 रुपये बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 20, 25, 35, 15 ए और 30 का औसत जो है कितना है, 22.5 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए का मान कितना होगा। इस जो है ए का वैल्यू कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, जो सारा अंक दिया गया उनका क्या निकाल लेंगे, योग निकाल लेंगे। और इन सभी संख्याओं का जो औसत दिया गया है उनका भी योग निकाल लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है औसत दिया गया है कितना, 22.5, यानी कि एवरेज जो है टोटल नंबर का कितना दिया गया, 22.5। टोटल नंबर कितना है, तो 3 और 3 6, टोटल नंबर कितना है, 6 है। तो जब उनके औसत से उनका संख्या के यानी कि नंबर ऑफ संख्या से जो है यहाँ पर गुना कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, उन 6 संख्याओं का योग निकल जाएगा। तो गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 6 5 30, 0 यानी कि 3 बचेगा। 22 छक्का आपका कितना हो जाता है, 132 हो जाता है। 132 और 3 आपका कितना हो जाएगा, 135। यानी कि उन 6 संख्याओं का योग कितना आ जाता है, 135। यहाँ पर फिर क्या करेंगे, जो बची यहाँ पर 5 संख्याओं का जो निश्चित वैल्यू दिया गया उनका क्या करेंगे, योग निकाल लेंगे। तो योग आपका कितना हो जाएगा, जोड़ लेंगे सारा यहाँ पर। तो 35 और 25 आपका हो जाएगा 60, 60 और 20 आपका कितना हो गया, 80, 80 या 30 आपका 110, 110 और 15 आपका कितना हो जाएगा, 110, 110 और 15 आपका कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया,
अन्य जो है ए के अलावा जो बची 5 संख्याओं का उनका योग कितना आ गया, 125 आ गया। तो जब टोटल संख्या का योग से उन 5 संख्याओं का योग माइनस करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, उस ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना वैल्यू आ जाएगा, 135 माइनस 125 तो कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। यानी कि ए का वैल्यू आपका कितना होगा, 10 होगा। कितना होगा, 10 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा, लाइक करना कंपलसरी है। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ट्रेन 18, ट्रेन का ये नाम है ट्रेन 18 की चाल 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 10 सेकेंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है दूरी बराबर क्या हो जाता है आपका, दूरी बराबर आपका हो जाता है चाल इंटू समय होता है। यानी कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो हमें क्या चाहिए, दूरी चाहिए। तो दूरी के लिए क्या करेंगे, पहले चाल। चाल यहाँ पर कितना दिया गया है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। कितना दिया गया है, चाल 180 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये जो चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में है, हमें चाल क्या चाहिए, मीटर पर सेकेंड में चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो समय है वो सेकेंड में है और जो दूरी चाहिए वो हमें मीटर में चाहिए। तो चाल भी हमेशा किस में होना चाहिए, मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए। तो यहाँ पर चाल के किलोमीटर प्रति घंटा के चाल को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए किससे गुना करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे। तो ये आपका यहाँ पर जो है टोटल कैलकुलेशन करने पर आपका क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड में चाल आ जाएगी। यहाँ पर जो ये आपका क्या हो गया, चाल हो गया मीटर पर सेकेंड में, इनटू क्या करते हैं, समय करते हैं। इनटू यहाँ पर क्या कर देंगे, समय कर देंगे। तो समय आपका कितना है, 10 सेकेंड है। हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस यानी कि दूरी निकल जाएगी। तो हल कर लेते हैं। यहाँ पर 18 से 180 काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 10 बार में चला जाएगा। तो 5 × 10 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 500 मीटर हो जाएगा। यानी कि उस ट्रेन को 10 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगा, तो 500 मीटर की दूरी तय करेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक तांबे का तार 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल के एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मुड़ा हुआ है। फिर बोला गया कि यदि समान तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला लाइन में बोला गया कि एक जो है त्रिभुज है, एक कोई तार है, उसे समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के आकार में मोड़ दिया गया है। और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का यानी कि समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना दिया गया है, टोटल जो है क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस टोटल समबाहु त्रिभुज का एरिया दिया गया है। तो हमें क्या निकालना होगा, पहले इस त्रिभुज का परिमाप निकालना होगा यानी कि पेरीमीटर निकालना होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का यानी कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है, √3/4 इंटू भुजा का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। किसी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये आपका फॉर्मूला होता है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, यहाँ पर से हम लोग इस समबाहु त्रिभुज का भुजा की लंबाई यानी कि साइड निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है टोटल एरिया कितना दिया गया, 4√3 बराबर आपका क्या है, √3/4 इंटू जो आपका क्या है, भुजा स्क्वायर है। क्या है आपका, भुजा स्क्वायर है। हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, भुजा निकल जाएगा। तो √3 चला गया, 4 × 4 आपका क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 बराबर आपका क्या है, भुजा स्क्वायर है। आपका क्या है, भुजा स्क्वायर है। ये आपका क्या है, भुजा स्क्वायर है। तो आपका भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी, जब इधर स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाकर इधर भेजेंगे तो अंडर रूट में चेंज होगा। तो √16 किसका मान होता है, 4 का मान होता है। √16 किसका वैल्यू होता है, इंटीजर में 4 का वैल्यू होता है। यानी कि हमें यहाँ पर से पता चल गया कि समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है,
4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर से अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकाल सकते हैं। तो इस समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा, एक साइड 4 है, सभी साइड क्या हो जाते हैं, समबाहु त्रिभुज के बराबर होते हैं। तो तीनों साइड का योग कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर यानी कि परिमाप हो जाएगा। तो परिमाप आपका कितना हो जाएगा, 4 4 8 4 12, यानी कि टोटल जो इस समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया। तो अब इसी हमेशा जो है किसी आपको हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी वस्तु है, जैसे कि त्रिभुज का यहाँ पर बोला गया कि एक त्रिभुज का आकार का एक तार था, उसे फिर वर्ग में मोड़ा गया। तो हमेशा जब चेंज किया जाता है, जब किसी वस्तु का किसी अन्य वस्तु में आकार में चेंज किया जाता है, तो हमेशा जो बराबर होती है उसकी परिधि यानी कि पेरीमीटर बराबर होती है। या फिर जब आपका कोण या फिर इस तरीके से सिलेंडर आएगा तब आपका क्या, वॉल्यूम यानी कि आयतन बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर जो है आपका क्या है, वर्ग और ट्रायंगल है, तो यहाँ पर आपका परिमाप बराबर होगा। यानी कि ये जो आपका समबाहु त्रिभुज का जितना परिमाप है उतना ही जब इसे एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाएगा तब भी परिमाप इसका टोटल इस वर्ग का कितना होगा, 12 सेंटीमीटर ही होगा। कितना होगा, 12 सेंटीमीटर ही होगा। तो यहाँ पर से हमें पता चल गया कि इस वर्ग का परिमाप कितना है, तो 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इस वर्ग का साइड यानी कि भुजा निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, सभी भुजा बराबर होती है। टोटल भुजा कितना होता है, 4, यानी कि टोटल जो है अगर एक साइड ए मान लेते हैं, अगर एक साइड हम लोग मान लिए कि 1 है, तो टोटल जो है साइड यानी कि कुल परिमाप कितना हो जाएगा इस आपका वर्ग का, तो 4a हो जाएगा। और 4a का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया, 12 सेंटीमीटर दिया गया। a बराबर आपका कितना आ जाएगा, a बराबर आपका 4 तिया 12 यानी कि 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर से हमें क्या पता चल गई, वर्ग की भुजा की लंबाई पता चल गई। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि एरिया का फॉर्मूला आपका हो जाता है भुजा स्क्वायर, क्या हो जाता है, साइड का स्क्वायर होता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो भुजा स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। उस जो आपका वर्ग था उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, ये आपको देखने में लंबा लग रहा है, अगर आप इसे सॉल्यूशन करेंगे तो बहुत ही आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्योंकि आपको इतना जो है परीक्षाओं में ये सब आपको फिगर इतना बनाना नहीं है, मैं आपको ये सब सारा जो है समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, आप डायरेक्ट यहाँ पर निकालेंगे किसका, समबाहु त्रिभुज का भुजा निकालेंगे, भुजा से फिर परिमाप निकालेंगे, परिमाप से आप वर्ग का साइड निकालेंगे, साइड से आप यहाँ पर एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये ज़्यादा आप ये लंबा नहीं है, बस आपको देखने में लंबा लगेगा। हल करेंगे तो आसानी से आपका हल हो जाएगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि 85 मीटर और 155 मीटर लंबी दो ट्रेन 62 किलोमीटर प्रति घंटा और 82 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही है, और पूछा जा रहा है कि वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समय बराबर आपका क्या हो जाता है, समय बराबर आपका होता है दूरी बटा चाल, जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि समय बराबर आपका क्या हो जाता है, दूरी बटा में आपका हो जाता है चाल, यानी कि टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो हमें क्या चाहिए, समय यानी कि टाइम चाहिए। टाइम करने के लिए क्या करना होगा, कुल दूरी। तो यहाँ पर जो है एक ट्रेन की लंबाई 85 मीटर है, दूसरी ट्रेन की लंबाई 155 मीटर है, दोनों का क्या करेंगे, योग कर देंगे तो आपका कुल दूरी आ जाएगा। तो कुल दूरी आपका कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे 85 या 155, तो 5 इसमें जोड़ देंगे तो 160, 160 80 आपका कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। कितना हो गया आपका कुल दूरी 240। चाल हमें क्या करना है, नीचे लिखना है। तो टोटल जो है विपरीत दिशा में, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि विपरीत दिशा यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जब दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो चाल हमेशा जुटता है। जो दोनों ट्रेन की चाल होगी हमेशा जब विपरीत दिशा में चलेगी तो क्या हो जाएगी, जुट जाएगी। तो दोनों का चाल का योग कितना हो जाएगा, एक है 62, एक है आपका 84। तो 8 6 14 आपका 2 2 4 यानी कि 144 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो दूरी दी गई है किस में दी गई है, मीटर में दी गई है।
और जो चाल दी गई है किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है, तो हमें किस में चेंज करना होगा, किलोमीटर प्रति घंटा के चाल को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए किससे गुना करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं। अब हल कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। तो हल कर लेते हैं, 18 से काटेंगे तो आपका कितना बार में चला जाएगा, 18 से 8 बार में चला जाएगा। 8×5 आपका कितना हो जाएगा, 8×5 40 हो जाएगा। 40 से जब 240 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 6 बार में चला जाएगा। यानी कि टाइम आपका कितना आ गया, तो टाइम आपका 6 सेकेंड आ गया। कितना आ गया, 6 सेकेंड। यानी कि एक दूसरे को जो है ट्रेन जो है पार करने में कितना समय लेगी, तो 6 सेकेंड का समय लेगी। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर दिया गया है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात में है। तो यहाँ पर जो है आगे कन्फ्यूजन ना हो, तो यहाँ पर क्या मान लेते हैं, इसे 4x 3x 2x मान लेते हैं, ताकि आगे जो है इसे कन्फ्यूजन ना हो हल करने में। तो यहाँ पर जो है कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी हो गई, 4x 3x 2x के अनुपात में हो गई। फिर बोला गया कि 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर से फर्श पर जो है कालीन बिछाने की लागत कितनी है, 480 रुपये है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कमरे की ऊंचाई कितनी है। क्या पूछा जा रहा है कि उस कमरे की ऊंचाई कितनी है। तो आपका जो है यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, जैसे कि मैं आपको फिगर से समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाए। यहाँ पर पहले मैं फिगर बना लेता हूँ आपका। यहाँ पर एक इधर मिल गया, आपका इधर मिल गया। ये आपका क्या बन गया, एक आपका कमरा बन गया जो कि कैसा है, क्यूब आकार का। ये आपका क्यूब नहीं मानिएगा, इसे जो है कैसा है, एक कमरा मान लीजिए। एक आपका कैसा है, इसी प्रकार के आपके क्या रहते हैं, कमरे रहते हैं। तो इसमें क्या दिया गया, लंबाई जो है कितनी दी गई है, 4x। चौड़ाई कितनी दी गई है, 3x दी गई। और जो इसका ऊंचाई है कितना है, 2x है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसके फर्श पर, ये जो आपका क्या दिख रहा है, ये आपका फर्श है। ये आपका क्या है, फर्श है। ये नीचे आपका सारा क्या है, फर्श है। ये आपका फर्श है। इसी पर बोला गया कि क्या बिछाया गया, 10 रुपये प्रति मीटर की दर से 480 रुपये की लागत लगाकर इस पर जो है क्या बिछाया गया, एक कालीन बिछाया गया। यानी कि यहाँ पर से हमें पता चल सकता है कि टोटल जो है इस नीचे वाले का, यानी कि इस फर्श का क्षेत्रफल कितना है, इसका जो है इतने का आपका क्या पता चल सकता है, क्षेत्रफल, यानी कि एरिया हम लोग पता कर सकते हैं इस फर्श का जिस पर कालीन बिछाया गया। तो यहाँ पर जो है टोटल जो है कितने रुपये लगे, तो 480 रुपये लगे। टोटल जो है कितने रुपये लगे, 480 रुपये लगे। और जो है एक वर्ग मीटर बिछाने के लिए कालीन कितना रुपया लगता है, तो 10 रुपये लगता है। तो जब हम लोग टोटल रुपये में से 1 वर्ग मीटर का पैसा भाग दे देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, टोटल एरिया निकल जाएगा कि जितने एरिया में बिछाया गया था कालीन, वो यहाँ पर से क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, 0 से 0 चला जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 48 मीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। किसका, इस फर्श का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ पर से हम लेंथ और ब्रेथ की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये आपका क्या है, फर्श है, ये आपका क्या है, फर्श है। तो फर्श की जो है एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे। तो लेंथ कितना है, 4x, ब्रेथ कितना है, 3x, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल एरिया, यानी कि कुल क्षेत्रफल। टोटल एरिया आपका कितना आया है फर्श का, 48 मीटर स्क्वायर आया। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, अब हल करेंगे। तो 4 तिया 12 होता है, 12 से काटेंगे 48 कितना बार में चला जाएगा, 4 बार में। तो x इंटू एक्स आपका क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 4। यक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, स्क्वायर को जब इधर अंडर रूट में चेंज करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यक्स बराबर 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सॉरी सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है। कितना आ जाएगा, 2 मीटर आ जाएगा। हमें चाहिए क्या, हमसे पूछा जा रहा है यक्स का वैल्यू यहाँ पर 2 मीटर आ गया। यहाँ पर हमसे लंबाई चौड़ाई नहीं पूछी जा रही, क्या पूछा जा रहा है कि कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कमरे की ऊंचाई कितनी थी, 2x थी। तो अगर x का वैल्यू 2 मीटर है तो 2x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 में से 2 को गुना कर देंगे, क्योंकि अगर x का वैल्यू 2 है तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2, यानी कि 2 दूनी 4 मीटर हो जाएगा। किसका, इसका जो है ऊंचाई हो जाएगी, उस कमरे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 4 मीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7।
यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि बिक्री के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य 240 रुपये है। फिर बोला गया कि यदि अंकित मूल्य पर 10% और 15% की दो क्रमिक छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बोला क्या गया, बोला गया कि 10% और 5% की दो क्रमिक छूट दी जाती है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले करेंगे हम लोग कि जो परसेंट में वैल्यू दिया गया उसे फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। कैसे कि यहाँ पर 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। और उसी तरीके से 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। मैं पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार बता चुका कि परसेंट को फ्रैक्शन में किस तरीके से चेंज किया जाता है। जैसे कि क्या है, आपका 10% है, परसेंट हटाएंगे तो नीचे आपका कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 1 0 चला गया तो 10% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 10% को हम लोग ने 1/10 लिख लिया, 5% को 1/20। तो यहाँ पर से हमें पता चलता है कि पहली जब 10% की छूट दी जाती है तो यहाँ पर से हमें पता चल जाता है कि कोई वस्तु अगर 10 यूनिट उसका दाम है तो उस पर क्या हो रहा है, 1 यूनिट की छूट दी जा रही है। यानी कि मार्क्ड प्राइस से आपका क्या आ जाएगा, मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य का अनुपात आ जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहले परसेंट में क्या हुआ, यहाँ पर से पता चल रहा है कि 10 यूनिट की कोई वस्तु थी, 10 यूनिट का कोई अंकित मूल्य था, उस पर 1 यूनिट का छूट दिया गया। यानी कि 10 यूनिट का सामान 1 यूनिट के छूट में कितने में बेचेगा, पहले छूट के बाद 9 यूनिट में बेचेगा। फिर बोला गया कि उसके बाद भी क्या करता है, 5% का छूट देता है। तो यहाँ पर से हमें पता चलता है कि अगर उस वस्तु का दाम 20 यूनिट है तो दूसरे छूट में उस पर जो है कितना छूट दी जाएगी, 1 यूनिट की छूट दी जाएगी। यानी कि अगर वस्तु का दाम 20 यूनिट है तो अगर उसे 1 यूनिट का छूट दे रहा है तो कितने में बेचेगा, 19 यूनिट में बेचेगा। इधर आप गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य, इधर गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य होगा। यहाँ पर गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 200, अनुपात आपका कितना हो जाएगा, 19 नमा आपका हो जाता है 161, कितना हो जाएगा, सॉरी 171, कितना होगा, 171 होगा। तो यहाँ पर से पता चलता है कि किसी भी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 200 यूनिट, और जो है उसे बेच कितने में रहा है, 171 यूनिट में बेच रहा है। तो यहाँ पर अंकित मूल्य कितना रुपया दिया गया है, ये 240 रुपया दिया गया। यानी कि 200 यूनिट बराबर 240 रुपये। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 240/200 करेंगे। जब कुल रुपये के कुल यूनिट से भाग देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा। हमें क्या चाहिए, विक्रय मूल्य चाहिए। तो विक्रय मूल्य कितना यूनिट है, तो 171 यूनिट है। तो क्या करेंगे, 171 यूनिट का वैल्यू चाहिए तो 171 से गुना कर देंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 0 चला गया, 2 से काट लेते तो 10 बार में चला जाएगा। यहाँ पर आपका कितना, 12 बार में चला जाएगा। अब क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 12 × 171 तो आपका कितना आ जाएगा, 12 × 1 तो 12, हाथ में 1, 12 7 84, 84 या 1 आपका कितना हो गया, 85, तो 8 बचा, 12 8 आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बटा नीचे कितना है, 10 है। पॉइंट में आपका वैल्यू चाहिए तो पॉइंट में इसे चेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 205.2 रुपये हो जाएंगे। यानी कि उस वस्तु को 205.2 रुपये में बेचा गया। पॉइंट के बाद जीरो का कोई भी वैल्यू नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर पॉइंट के बाद जीरो का कोई भी वैल्यू नहीं है। चाहे तो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं पॉइंट के बाद जीरो, या फिर नहीं भी देंगे चलेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर दिया गया है कि ए और बी का अनुपात कितना है, 2:3, बी और सी का 3:4, सी और डी का 3:5 है। ए बी सी डी का अनुपात पूछा जा रहा है। तो सबसे आसान तरीका होता है, जो कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, सबसे आसान तरीका होता है इसे बनाने का। कैसे दिया गया है, ए बी सी डी यहाँ पर लिख लेंगे। पहले जो है कितना अनुपात दिया गया, 2:3। ए और बी का कितना दिया गया, 2:3। फिर बी और सी का कितना दिया गया, 3:4। जहाँ पर दिया गया उसी के सामने लिखेंगे। जैसे ए और बी का था तो ए और बी 2:3, बी सी था तो 3:4, सी डी है तो 3:5 दिया गया था। अब जो है यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर खाली स्थान, यहाँ पे खाली स्थान, यहाँ पे खाली स्थान, ये आपका खाली स्थान है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपका खाली स्थान दिख रहा है तो खाली स्थान पर कौन सा नंबर भरेंगे, ऊपर नीचे आपको नहीं देखना, जब भी देखना है बगल में देखना, अगल बगल देखना। तो यहाँ पर बगल में कौन सी संख्या दिख रही है, यहाँ पर इस ब्लैंक स्पेस के यानी कि खाली स्थान की जगह बगल में कौन सी संख्या दिख रही है, 3 दिख रही है।
तो खाली स्थान पर, बाकी बचा खाली स्थान पर क्या करेंगे, 3 भर देंगे। इधर क्या करेंगे, 3 भर देंगे। अब यहाँ पे खाली स्थान है तो अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे नहीं देखना, अगल बगल देखना है। तो यहाँ पर जो है ब्लैंक स्पेस के बगल में कौन सी संख्या है, तो 4 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 लिख देंगे। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है, तो बगल में कौन सी संख्या है, 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। यहाँ पर फिर क्या है, 2 ब्लैंक जगह है, तो यहाँ पर जो है बगल में कौन सी संख्या है, 3 है, तो यहाँ पर भी 3 लिख देंगे, यहाँ पर भी क्या करेंगे, 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा जो है, यहाँ पर जो है सभी संख्याओं में क्या कर देना, गुना कर देना, सभी को क्या कर देना, गुना कर देना। तो गुना करने से पहले हम लोग देख लेंगे क्या गुना करने से पहले किसी जो है नंबर में कॉमन दिख रहा है, जो कॉमन दिख रहा है, कॉमन दिखेगा तो हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे ताकि आगे सिंप्लीफाई करने में आसानी हो। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए में इन तीनों में गुना करने पर कॉमन यहाँ पे भी 3 दिख रहा, यहाँ पर भी आपका 3 दिख रहा, यहाँ पर भी आपका 3 दिख रहा, डी में भी आपका यहाँ पर क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो सभी जगह क्या करेंगे, काट देंगे, सभी जगह क्या करेंगे, काट देंगे। बाकी जो बचेगा आप क्या करेंगे, गुना करेंगे, क्योंकि और बाकी कुछ भी आपका कॉमन नहीं दिख रहा है। तो बाकी जो बचा आप क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो आपका कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, इधर आपका कितना हो गया, 3 तिया 9, आपका क्या बचा यहाँ पर, 4 तिया 12, और आपका यहाँ पर कितना हो गया, 5 चौक 20 हो गया। यानी कि ए बी सी और डी का अनुपात में वैल्यू कितना आ गया, तो 6:9:12:20 आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक संख्या का 25% कितना है, 300 है। एक संख्या का 25% वैल्यू कितना दिया गया है, 300 दिया गया है। तो पूछा क्या गया है कि वह संख्या क्या है। तो कोई भी संख्या खुद में कितना होता है, 100% होती है। कोई भी संख्या खुद में कितने प्रतिशत होती है, 100% होती है। तो इधर 25% का वैल्यू 300 है, हमें क्या निकालना है, 100% का वैल्यू निकालना है। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे, क्योंकि किसी भी संख्या का खुद में वैल्यू कितना होता है, 100% होता है। तो 100% वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ 4 से गुना करेंगे। तो इधर आपका कितना हो जाएगा, 25 चौक 100%, और 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 तिया 1200 हो जाएगी। यानी कि वह संख्या कितनी थी, तो 1200 थी। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 524 रुपये में किसी वस्तु को बेचकर अर्जित लाभ की राशि 452 रुपये में बेचने से हुई हानि की राशि के बराबर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वस्तु का लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन में बोला गया कि पहले बेचा गया जो है उसे 524 में, दूसरे बार में उसे बेच देता है कितना, 452 में। तो उससे पहले जितना लाभ होता है उससे उतना ही जो है क्या हो जाता है, दूसरे बार में बेचने पर हानि होती है। यानी कि प्रॉफिट और लॉस यानी कि लाभ और हानि क्या है, बराबर है। तो लाभ और हानि को यहाँ पर क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं कि यक्स रुपये का जो है क्या हुआ, मान लेते कि लाभ हुआ था, और यक्स रुपये का क्या हुआ था, हानि हुआ था। तो अगर 524 रुपये में यक्स रुपये का लाभ हो रहा है, तो अगर इसमें हम यक्स रुपये माइनस कर दें, अगर आपको पता होना चाहिए कि सीपी बराबर आपका क्या होता है, सीपी बराबर होता है एसपी माइनस आपका क्या हो जाता है, प्रॉफिट होता है। या फिर आप सीपी बराबर बोल सकते हैं ईएसपी प्लस लॉस होता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ होता है, या फिर बोल सकते हैं क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि होता है। तो यहाँ पर पहले 524 रुपये में बेचा गया था और यक्स रुपये का लाभ हो रहा था, तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ करेंगे तो क्या बन जाएगा, सीपी यानी कि क्रय मूल्य बन जाएगा। तो इधर आपका क्या बन गया, क्रय मूल्य बन गया, इधर आपका क्या बन गया, क्रय मूल्य बन गया। लेकिन 452 रुपये में बेचने पर उसे हानि हो रहा है, तो लॉस को यहाँ पर क्या करेंगे, देंगे, जोड़ देंगे। तो लॉस भी आपका क्या था, यक्स था, यानी कि हानि भी आपकी यक्स थी। तो इधर भी आपका क्या बन गया, सीपी यानी कि क्रय मूल्य बन गया। तो दोनों एक ही वस्तु का क्रय मूल्य है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। हल करेंगे आपका क्या आ जाएगा, यक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो यक्स को इधर भेजेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2x। 2x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 524 में से 452 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 48 और 24, तो 24 थी आपका 72 हो जाएगा। यक्स बराबर आपका कितना हो जाएगा, 36 आ जाएगा।
यानी कि यहाँ पर से हमें पता चल गई कि यहाँ पर से लाभ कितने रुपए का हो रहा है, 36 रुपये का, और हानि भी 36 रुपये की ही हो रही है। तो यक्स का किधर भी चाहे तो आप इधर वैल्यू पुट कर सकते हैं या फिर इधर वैल्यू पुट कर देंगे, किधर भी यक्स का वैल्यू पुट करेंगे आपका क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य वस्तु का आ जाएगा। यहाँ पर पहले वाले में माइनस कर देते तो 524 माइनस एक्स करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 36, माइनस कर देंगे तो आपका हो जाएगा 12 दूनी 24 12 36, यानी कि कितना हो जाएगा 488 हो जाएगा। यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया 488 आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वृत्त और वर्ग का कुल क्षेत्रफल कितना है, 2611 स्क्वायर सेंटीमीटर है। फिर बोला गया कि वृत्त का व्यास यानी कि किसी सर्कल का डायमीटर कितना है, 42 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वृत्त की परिधि और वर्ग के परिमाप का योग क्या होगा, यानी कि दोनों का हमें क्या निकालना है, वृत्त का परिधि निकालना है और वर्ग का परिमाप निकालना पड़ेगा और उसका योग निकाल लेंगे फिर। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले दिया गया है कि वृत्त का व्यास 42 सेंटीमीटर है और वृत्त और वर्ग का कुल क्षेत्रफल दिया गया। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वृत्त के व्यास से हम लोग वृत्त का एरिया निकाल सकते हैं। तो उससे हम लोग फिर क्या निकाल सकेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो वृत्त के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो किसी भी सर्कल का एरिया यानी कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाता है, पाई इंटू त्रिज्या का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर व्यास यानी कि डायमीटर कितना दिया गया, 42 सेंटीमीटर दिया गया। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 21 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि डायमीटर का आधा यानी कि व्यास का आधा ही क्या होता है आपका त्रिज्या यानी कि रेडियस होती है। तो यहाँ पर रेडियस हमें वृत्त की पता चल गई, तो यहाँ पर क्या निकाल सकेंगे, एरिया निकाल सकेंगे। तो हल कर लेते हैं यहाँ पर। तो पाई को 22/7 लिख सकते हैं। त्रिज्या कितनी दी गई, 21 सेंटीमीटर इंटू 21 करेंगे, हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा उस वृत्त का। हल कर लेते हैं यहाँ पर, 7 या 21 आपका कितना हो जाएगा, 22 या 66, 21 छक 126, 12 21 छक 126 और 12 आपका कितना हो जाएगा 138, यानी कि 138 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका किसका एरिया आ गया, इस वृत्त का एरिया आ गया। और यहाँ पर वृत्त और वर्ग का कुल क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो जब हम लोग कुल क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो कुल क्षेत्रफल कितना है, 2611 है। 2611 माइनस कितना कर देंगे, 1386, तो किसका निकल जाएगा, वर्ग का, यानी कि आपके स्क्वायर का एरिया टोटल निकल जाएगा। तो एरिया आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो 6 5 11, यहाँ पर आपका हो गया 0, तो 8 2 10, यहाँ पर आपका हो गया 5 5 में से 3 गया 2, 2 में से गया 1, यानी कि टोटल जो इस वर्ग का एरिया कितना आ गया, 1225 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग का एरिया आ गया। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर से इस वर्ग की भुजा निकाल सकते हैं, क्योंकि किसी भी वर्ग का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है आपका, भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा का स्क्वायर, जैसे कि एरिया का फॉर्मूला क्या है, भुजा का स्क्वायर, भुजा यानी कि साइड का स्क्वायर, साइड के स्क्वायर बराबर कितना है, साइड स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर बराबर टोटल एरिया कितना है, 1225 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब हमें इधर का स्क्वायर उधर अंडर रूट भेजेंगे तो 1225 किसका स्क्वायर होता है, तो 5 5 25 4 3 12, यानी कि 35 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, 35 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर इस वर्ग का भुजा यानी कि साइड कितनी आ गई है, तो साइड यहाँ पर आपकी आ गई 35 सेंटीमीटर आ गई। क्या आ गई आपकी, 35 सेंटीमीटर आ गई। तो यहाँ पर से अब हमें क्या पता चल गया, वृत्त का त्रिज्या भी पता है, वर्ग का यहाँ पर भुजा की लंबाई भी पता है। तो अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वृत्त की परिधि भी निकाल सकते हैं और वर्ग का परिमाप भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकाल लेंगे वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला यानी कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। किसी भी वृत्त के परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर को तोड़ेंगे तो 2 इंटू 22/7
इंटू आर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, इंटू आर, यानी कि त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर। हल कर लेंगे तो 7 तिया 21 कट जाएगा आपका, 22 तिया 66, 66 दूनी करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 132 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या निकल जाएगा, उस वृत्त का परिधि निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, वर्ग का परिमाप चाहिए। तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला कितना होता है, वर्ग का जो है साइड, टोटल साइड कितना होता है 4 साइड होता है, सभी साइड जो है क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो वर्ग का परिमाप जो है टोटल कितना हो जाएगा 4 साइड, 4 साइड 4 इंटू साइड हो जाएगा आपका, टोटल साइड 4 होते हैं तो 4 इंटू एक भुजा की लंबाई कितनी है 35, तो 35 इंटू 4 करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, उस वर्ग का परिधि यानी कि परिमाप निकल जाएगा। तो 35 इंटू 4 आपका कितना हो जाएगा, 35 दूनी 17 दूनी 140, यानी कि 140 सेंटीमीटर क्या हो गया, वर्ग का परिमाप हो गया। दोनों का क्या पूछा गया, योग यानी कि सम पूछा गया। दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 2 4 3 7 1 1 2, यानी कि 272 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, उस वर्ग और वृत्त का कुल परिमाप का योग होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ये आपका क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है कि 21 प्लस 68 भागा 17, यानी कि 68 को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर 68 को 17 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 68 को 17 से भाग देंगे तो 68 को 17 से भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे 21 प्लस 4 करेंगे, 21 आपका क्या होता है 68 को जब 17 से भाग दिए तो 4 आया, तो अब क्या बचा आपका 21 प्लस 4 बचा, तो 21 प्लस 4 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 21 और 4 25 हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ये भी आपका क्या सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो हल कर लेंगे। सबसे पहले क्या हल करेंगे, यहाँ पर ये दोनों हल करेंगे, क्योंकि जो है सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले ऑफ का हल किया जाता है। यहाँ पर इस सिंप्लीफिकेशन के यहाँ पर जो है सिंप्लीफिकेशन के हिसाब से ऑफ का यहाँ पर सबसे पहले हल किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया 11 का क्यूब ऑफ, यानी कि इंटू में क्या है 11 है, 11 का क्यूब ऑफ क्या है आपका 11 है। तो आपका टोटल जो है यहाँ पर अगर कोई पावर नहीं है तो कोई पावर नहीं है तो एक पावर हमेशा होता है, और जब बेस आपका सेम रहे, जब आपका बेस सेम रहे तो पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। जब यहाँ पर पहले तो यहाँ पर आपको समझना होगा, अगर कोई भी पावर नहीं है तो पावर वहाँ पर एक हमेशा होता है, और जब आपका बेस सेम रहे तो पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। यानी कि अगर यहाँ पर बेस सेम है यानी कि बेस तो आपका 11 ही रहेगा, और पावर अब क्या होगा यहाँ पर गुना होगा तो जुट जाएगा, यानी कि यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पर पावर 1 है, जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 11 पे पावर 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11 पे पावर 4 हो जाएगा। फिर क्या करना है 11 पर पावर 4 को 11 पर पावर 4 से भाग देंगे, यानी कि समान संख्या से जब भाग दिया जाएगा तो भाग देने पर वैल्यू आपका कितना आएगा 11 पर पावर 4 पर जब 11 पे पावर 4 से भाग देंगे तो वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। जब सेम संख्या को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। कितना वैल्यू आएगा 1 आएगा। अब बाकी क्या करेंगे, सभी को तोड़ लेंगे। यहाँ पर 11 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर आपका कितना होता है 121, प्लस का साइन है प्लस दे देंगे। इतना सारा हल करने पर कितना वैल्यू आया 1 वैल्यू आया, तो प्लस क्या कर देंगे 1 कर देंगे, माइनस आपका कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर -10, 121 में से 10 गया तो आपका कितना हो जाएगा 111, यानी कि सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफाई करने पर आपका आंसर कितना आएगा तो 111 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यापारी 20% की हानि पर एक वस्तु बेची। फिर बोला गया कि यदि उसने 10% अधिक में बेचा होता तो 5% का लाभ होता। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वस्तु का लागत मूल्य क्या है। यहाँ पर जो है मैं इसे आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य खुद में कितना प्रतिशत होता है 100% होता है। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य खुद में कितना प्रतिशत होता है 100% होता है। फिर बोला गया कि 100% का सामान पहले उसे कितना 20% के नुकसान में बेच दिया गया,
यानी कि 100% का सामान 20% के नुकसान यानी कि कितने में बेच दिया गया, तो 80% में बेच दिया गया। लेकिन बोला कि उसे अब 80% में नहीं बेचना है, वो चाहता है कि अब जो है उसे 5% का लाभ हो, यानी कि उसे 100% का सामान कितने में बेचना होगा। 100% का सामान अगर वो 5% का लाभ चाहता है तो 100% का सामान उसे 105% में बेचना होगा। तो बोला गया है कि इन दोनों प्रतिशतों का अंतर, जो पहले जितने प्रतिशत में बेचा गया और जो बाद में बेचा जाएगा, उन दोनों प्रतिशत का अंतर इस रुपये यानी कि 100 रुपये के बराबर है। ये आपसे क्वेश्चन में असल में बोला जा रहा है। तो यहाँ पर 80% का सामान पहले बेचा गया, बाद में जो है 105% में बेच दिया गया, तो कितना अधिक में जो है बेचा गया, तो यहाँ पर 80% है, 105% है, दोनों का डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। तो 25% का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया, 100 रुपया दिया गया है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, वस्तु का लागत मूल्य पूछा जा रहा है। तो वस्तु का लागत मूल्य हमेशा जो है, मैंने अब यह आपको बताया कि किसी वस्तु का लागत मूल्य खुद में कितना होता है, 100% होता है। तो 25% का वैल्यू अगर 100 रुपया है तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 4 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ 4 से गुना कर देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, 100% बराबर, यानी कि 100% बराबर आपका कितना हो जाएगा, 400 रुपये। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, 400 रुपये आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। लेकिन परीक्षा में आप इतने ये जो है परसेंट आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप लोग क्या करेंगे, 20% की हानि है, 5% का लाभ है, यानी कि दोनों को क्या कर देंगे, सीधा जोड़ेंगे। 25% वैल्यू बराबर डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिखेंगे, 100 रुपये लिखेंगे। आपको ये जो है इतना करने की ज़रूरत ये परीक्षा में नहीं है। मैंने आपको ये समझाने के लिए लिखा है। आपको डायरेक्ट क्या करना है, हानि जो दी गई है, जो लाभ दी गई है, दोनों को जोड़ेंगे, उतने रुपये के बराबर होगी। और आपको बताया गया कि सीपी 100% होती है, तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ 4 से गुना करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा। तो आपको ये परीक्षा में लिखना नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर क्या करेंगे, हानि और लाभ को जोड़ेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त जिसका क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आपसे पूछा जा रहा है, तो बताइए कि उस त्रिभुज की समरूपी ऊंचाई क्या है। यानी कि सीधा सीधी आपसे पूछा जा रहा है कि उस त्रिभुज का हाइट यानी कि ऊंचाई क्या होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले बोला गया कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। दोनों का क्या बराबर है, क्षेत्रफल बराबर है। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि उसकी त्रिज्या दी गई है। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने अभी आपको इसी वीडियो में बताया। फॉर्मूला क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और किसी भी त्रिभुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। यानी कि हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। तो ये दोनों आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है क्या निकाल सकते हैं, वृत्त का एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया पाई को क्या लिख सकते हैं, 22/7। त्रिज्या कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर दी गई। तो आर स्क्वायर करना है, तो 8 को क्या करेंगे, 2 बार गुना कर देंगे। इधर फिर क्या करना है, इधर जो है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ, बेस यानी कि आधार यहाँ पर कितना दिया गया, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 8 लिखेंगे। हमें क्या निकालना, हाइट का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एच लिख देंगे। दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। दोनों का क्षेत्रफल यानी कि एरिया क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बराबर का साइन दे देंगे। हल कर लेंगे यानी सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हल कर लेते हैं। आपका 8 से 8 चला गया। यहाँ पर जो है क्या है, आपको पाई तोड़ना नहीं है। सॉरी, यहाँ पर जो है सभी आंसर में क्या दिया गया, पाई दिया गया। तो पाई को तोड़ने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, डायरेक्ट पाई रहने देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर यच बराबर आपका कितना हो जाएगा, जब 2 को इधर भेजेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 पाई हो जाएगा। यानी कि उस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी आ गई, 16 पाई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि एक निश्चित राशि पर एक निश्चित ब्याज दर से दूसरे वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना, 1000 रुपये है। यानी कि कोई राशि है, पहले जो है कोई राशि यानी कि कोई जो है पहले मूलधन जो है कोई लगाया गया था।
फिर बोला गया कि उसके सिर्फ दूसरे वर्ष में, ये 2 वर्ष का साधारण ब्याज नहीं है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है क्वेश्चन में कि दिया गया है कि दूसरे वर्ष का यानी कि सिर्फ सेकेंड ईयर का दूसरे साल का ब्याज, साधारण ब्याज कितना 1000 रुपये है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसी राशि का यानी कि उसी मूलधन का 6वें, 7वें और 8वें वर्ष के लिए अर्जित ब्याज यानी कि अर्जित साधारण ब्याज कुल मिलाकर कितना होगा। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि जो साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो लगता है वो हम सभी सालों में क्या होता है, बराबर ब्याज लगते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में आपका क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है, लेकिन साधारण ब्याज में जो आपका पहले साल ब्याज लग रहा है वही आपका दूसरे साल ब्याज लगेगा, वही आपका तीसरे साल ब्याज लगेगा, वही चौथे साल ब्याज लगेगा, यानी कि आगे जितने भी साल होंगे हर एक साल ब्याज क्या होंगे, आपके बराबर ही लगेंगे। जो आपका पहले साल लगा वो आपका 6ठा, 7वां, 8वां साल में भी उतना ही ब्याज लगेगा। यहाँ पर से अगर दूसरे साल में 1000 ब्याज है तो पहले साल में भी 1000 ही ब्याज रहा होगा, तो 6ठे साल में भी आपका 1000 ही ब्याज रहेगा, 7वें साल में भी आपका 1000 ही ब्याज रहेगा और 8वें साल में ही आपका 1000 ही ब्याज रहेगा। यानी कि अगर टोटल करेंगे तो 6ठे साल में भी 1000 ब्याज, 7वें साल में भी 1000 ब्याज, 8वें साल में भी आपका 1000 ही ब्याज रहेगा। तीनों सालों का योग पूछा जा रहा है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, 3000 रुपये हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर उन 3 सालों में से 3000 साधारण ब्याज मिलता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ में मैं आपको इस वीडियो में समझा चुका हूँ कि ग्राफ क्या है, खाली आपको ये यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये महीने की क्या दी गई है, बचत दी गई 8000 रुपये। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि खाने के खर्च का बचत के साथ अनुपात क्या है। खाने के खर्च पर बचत के साथ अनुपात क्या है। तो खाना यानी कि भोजन पर कितना डिग्री खर्च किया गया, यहाँ पर पैसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट अगर रेशियो में वैल्यू पूछा गया है तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर डिग्री से ही रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो भोजन यानी कि खाने पर जो है कितना डिग्री खर्च किया गया, तो 120 डिग्री खर्च किया गया। और जो है उसकी बचत कितनी है, तो बचत 60 डिग्री है। कितनी डिग्री है, 60 डिग्री है। दोनों का क्या पूछा गया, अनुपात पूछा गया। हल करेंगे तो 60 दुनिया आपका कितना हो जाएगा, 120। यानी कि दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, भोजन और बचत का पर जो है खर्च कितना हुआ, 2:1। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 2, 4, 6 इस तरीके से आगे 8, 10, 12 इस तरीके से 100 तक संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। यानी कि यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये जो सारा आपका नंबर दिख रहा है कैसा नंबर है, ये जो सारा नंबर है आपका इवेन नंबर है यानी कि सम संख्याएं है। कैसी संख्या है, इवेन नंबर यानी कि सम संख्याएं है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सम संख्याओं का औसत निकालने का फॉर्मूला, तो लगातार सम संख्याओं के औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n+1। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है फॉर्मूला क्या होता है, लगातार सम प्राकृतिक संख्याएं। आपको सुनना है यहाँ पर ध्यान से कि लगातार सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n+1। n आपका यहाँ पर क्या होता है, n आपका होता है नंबर ऑफ टर्म होता है। आपका n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म होता है। यानी कि कितनी बार कोई संख्या यानी कि टोटल जो यहाँ पर कितने संख्याएं आई है वही आपका क्या हो जाता है, नंबर ऑफ टर्म होता है। वही आपका क्या हो जाता है, नंबर ऑफ टर्म। यानी कि टोटल यहाँ पर कितनी संख्याएं आई है। तो यहाँ पर जो है सभी जो संख्याएं कैसी होगी, सम संख्या होगी। कैसी होगी, इवेन नंबर होगी। तो 2 से लेकर 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो है टोटल जो है ऐसी कितनी संख्याएं आपकी इवेन यानी कि सम संख्याएं होगी, तो टोटल ऐसी 50 संख्याएं होगी। 2 से लेकर 100 तक कुल मिलाकर 50 सम संख्याएं होती है।
जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, यानी कि 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्या है, 100 संख्याएं हो गई। दोनों हर एक नंबर के बीच में जो है कितने का गैप होता है, एक एक संख्या का जो है क्या किया गया, हटा दिया जाता है इवेन नंबर में। तो टोटल जो है 1 से लेकर 100 तक इवेन नंबर यानी कि सम संख्या कितनी हो जाएगी, 50। 50 में क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, औसत यानी कि एवरेज निकल जाएगा। तो 50 और 1 आपका कितना हो गया, 1 कॉमन हो गया, यही आपका क्या हो गया, औसत हो गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि स्पिरिट और पानी का अनुपात 2:5 है। फिर आपसे बोला गया कि यदि मिश्रण की मात्रा, क्या बोला गया कि यदि मिश्रण की मात्रा केवल स्पिरिट जोड़कर 50% बढ़ा दी जाए तो मिश्रण में स्पिरिट और पानी का परिणाम क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि दोनों जो है स्पिरिट और पानी यानी कि वाटर, दोनों का जो है अनुपात कितना है, 2:5 है। उसमें से बोला गया कि कुल मिश्रण में 50% बढ़ाया गया, कुल मिश्रण का 50% बढ़ाया गया, और जो बढ़ाया गया वो टोटल का यानी कि कुल जो है क्या चीज उसमें मिलाया गया, स्पिरिट यानी कि उसमें एसिड मिलाया गया। तो टोटल जो यहाँ पर मिश्रण कितना है, 2 यूनिट स्पिरिट है, 5 यूनिट पानी है, यानी कि कुल मिलाकर 7 यूनिट क्या है, आपका मिश्रण है। और उस 7 यूनिट में 50% बढ़ाया गया, यानी कि 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/2। यानी कि यहाँ पर से हमें पता चलता है कि 50% बढ़ाया गया, यानी कि 7 का कुल जो है 7 यूनिट मिश्रण है उसका 1/2 क्या किया गया, बढ़ाया गया। तो 7 का 1/2 कितना होगा आपका, यहाँ पर आपका हो जाएगा 3.5 हो जाएगा, यानी कि 3.5 यूनिट क्या किया गया, स्पिरिट मिलाया गया। क्या किया गया, 3.5 यूनिट स्पिरिट मिलाया गया। इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, नए मिश्रण का अनुपात निकल जाएगा। हल करेंगे यहाँ पर तो आपका कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, यानी कि 5.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5.5 रेशियो। पानी पहले जितना था अब भी उतना ही है, तो पहले 5 यूनिट था तो अब भी 5 यूनिट है। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 11×5 = 55 हो जाएगा और 10×5 = 50 हो जाएगा। यानी कि आपका जो रेशियो आ जाएगा कितना हो जाएगा, 11:10 हो जाएगा नए स्पिरिट और यानी कि एसिड और पानी का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:4 है। फिर बोला गया कि यदि पहली और दूसरी संख्या क्रमशः 40% और 50% की वृद्धि की जाती है। क्या बोला गया कि पहली संख्या में 40% और दूसरी संख्या में 50% की वृद्धि की गई तो नया संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर जो है पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना दिया गया, 3:4 यानी कि 3:4 दिया गया। दोनों तरफ क्या कर देंगे, 10 से गुना कर देंगे, क्योंकि आगे हमें जो है क्या हो, हल करने में आसानी हो। तो हल करने में आसानी करने के लिए इसे क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है 10 से गुना कर देंगे। रेशियो में जब भी गुना किया जाता है, जिस भी संख्या से गुना की जाएगी तो दोनों संख्याओं में बराबर संख्या से गुना की जाएगी। तो दोनों में 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 या 30, यानी कि यहाँ भी एक शून्य आ जाएगा आपका, यहाँ भी एक शून्य आ जाएगा। यानी कि पहले में जो है पहली संख्या कितनी हो गई यहाँ पर 30 यूनिट और दूसरी संख्या कितनी हो गई, 40 यूनिट हो गए। फिर इसके हिसाब से बोला गया कि पहली संख्या में क्या किया गया, पहली संख्या में 40% बढ़ाया गया। तो 30 का 40% कितना होगा, तो 30 का 40% कितना होता है, 12 होता है। अगर आप नहीं डायरेक्ट निकालना जानते हैं तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे कि 30 × 30 का हमें 40% चाहिए तो 40% हटाएंगे नीचे 100, 1 2 0 2 0 चला गया, 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कि 30 यूनिट का 40% कितना हो जाएगा, 12 यूनिट। यानी कि पहले 30 यूनिट था उसमें 40% की वृद्धि हुई, यानी कि 12 यूनिट की वृद्धि हुई। तो कितना अधिक हो गया, 30 + 12 करेंगे तो कितना यूनिट हो जाएगा, 42 यूनिट। फिर दूसरी संख्या में बोला गया कि उसमें जो है क्या किया जाता है, 50% की वृद्धि की जाती है। कितने परसेंट की वृद्धि की जाती है, 50% का। तो 40 का 50% कितना होगा, तो 20 होगा। कितना होगा, यानी कि उसमें 20
यूनिट की वृद्धि की जाती है। तो 40 प्लस 20 आपका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इन दोनों का क्या पूछा गया, रेशियो यानी कि अनुपात पूछा गया। तो हल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 सते 42 आपका हो गया, 6 दहें 60, यानी कि दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 7:10। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी आंकड़ों का बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर कितना है, 25 है। यानी कि किसी संख्या की बहुलक यानी कि मॉड, माध्यिका यानी कि मीडियन के बीच का डिफरेंस कितना है, 25 है। और आपसे पूछा जा रहा है कि माध्यिका और माध्य यानी कि मीडियन और मीन के बीच का अंतर क्या है। तो एक फार्मूला होता है जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना है। फार्मूला आपका क्या हो जाता है, मोड माइनस मीडियन। क्या होता है फार्मूला, मोड माइनस मीडियन, मोड माइनस मीडियन बराबर होता है किसके, आपके बराबर आपका हो जाता है 2 मीडियन माइनस मीन होता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। मोड आपका क्या हो गया, बहुलक, मीडियन आपका क्या हो गई, माध्यिका, और मीन आपका क्या हो गया, माध्य हो गया। तो हिंदी में भी मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पर मोड माइनस मीडियन यानी कि बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर कितना दिया गया, 25। और 25 दो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भाग ला सकते हैं, यानी कि 25 बटे यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बराबर आपका क्या हो जाएगा, मीडियन माइनस आपका क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। यही तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा था, मीडियन यानी कि माध्यिका और माध्य यानी कि मीन, दोनों का बीच का अंतर पूछा जा रहा था। तो अंतर आपका कितना आ गया, 25/2। पॉइंट में आंसर है तो पॉइंट में चेंज कर लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12.5 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो ये फॉर्मूला आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि मोड माइनस मीडियन बराबर 2 इंटू मीडियन माइनस मीन होता है। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ मैं आपको समझा चुका हूँ। तो देखेंगे क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि परिवार का 1 महीने का कुल खर्च कितना है। यानी कि टोटल जो है पहले बचत कितना किया गया, 60 डिग्री, और टोटल बचत को छोड़कर जो बाकी जो किया गया है वो क्या है, आपका खर्च है। यानी कि कुल जो है यहाँ पर दिया क्या गया, 60 डिग्री का वैल्यू। सबसे पहले जो है बचत, यहाँ पर जो है क्वेश्चन में दिया गया कि 1 महीने का बचत जो है कितना होता है, 8,000 होता है। तो 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, 8,000। 60 डिग्री का वैल्यू कितना, 8,000 है। लेकिन इस जो सर्कल का पूरे कितने डिग्री होंगे, 360 डिग्री। 360 डिग्री जो है क्या करता है, एक तरीके से कमाता है। 60 डिग्री बचत कर रहा है तो खर्च कितने कर रहा होगा, 360 डिग्री कमा रहा है, 60 डिग्री बचा रहा है, तो खर्च कितने कर रहा होगा, वो 300 डिग्री खर्च कर रहा होगा टोटल। यानी कि यही तो आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल रुपये में कितना खर्च कर रहा है। यानी कि हमें 300 डिग्री का मान चाहिए। तो 60 डिग्री का वैल्यू अगर 8,000 है तो 300 डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 5 से गुना कर देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, 6 पचे 300 डिग्री, और 300 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 पचे 40,000 रुपये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर टोटल खर्च हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि नीतीश का पैसा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में या 16 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बोला क्या गया क्वेश्चन में कि 4 साल में यानी कि 4 ईयर में कोई राशि जो है कितनी गुना हो जाती है, 2 गुना हो जाती है। तो पूछा जा रहा है कि वह राशि 16 गुना कितने समय में होगी, यानी कि कितने गुना, 16 गुना। तो 16 गुना को जब हम बेस 2 बनाकर यहाँ पर जो है 2 बनाएंगे तो कितना यहाँ पर पावर हो जाएगा आपका, 2 पे पावर 4। 2 पे पावर 4 क्या 16 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होता है, यानी कि 2 पे पावर क्या होता है, 4 होता है। तो यहाँ पर 4 साल में 2 गुना हो रहा था। यानी कि अगर दोनों इधर अगर पावर इधर 4 बैठा दे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इतना गुना ही चाहिए, तो यहाँ पर जो आपका पावर बनता है
ये जो आपका पावर बनता है ये क्या हो जाता है, समय में गुना हो जाता है समय निकालने के लिए। ये जो आपका पावर बना कुल समय निकालने के लिए क्या करेंगे, समय से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर 4 को 4 से क्या करेंगे, गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 16 ईयर हो जाएगा, यानी कि 16 साल। यानी कि यहाँ पर से हमें पता चलता है कि 16 साल में, कितने साल में, 16 साल में वह राशि कितना हो जाएगी, 16 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पर 16 ईयर बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, जो 5, 6, 8 से भाग देने पर शेषफल यानी कि रिमाइंडर 2 प्राप्त होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर से हमें पता चलता है कि कोई भी जो भी आपका ऑप्शन में नंबर दिया गया है, चारों नंबर, वो क्या होना चाहिए, जब भी 5, 6, 8 से विभाजित करेंगे तो 2 शेषफल आना चाहिए। यानी कि अगर उस संख्या में पहले अगर कोई संख्या को अगर 5 से भाग देता तो शेषफल 2 आता है, यानी कि जितना शेषफल बच रहा है उतना पहले ही उस संख्या से माइनस कर दिया जाए तो वो संख्या क्या हो जानी चाहिए, 5, 6, 8 से विभाजित हो जानी चाहिए पूर्णतः। तो क्या करेंगे, सभी ऑप्शन में -2 करके देखेंगे, सभी ऑप्शन में क्या करेंगे, -2 करके देखेंगे, और जो संख्या -2 करने पर 5, 6, 8 से कटेगी वही आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 1030, 2 माइनस करेंगे, यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, 1080 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 1060 हो जाएगा, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 1040 होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग अब 5, 6, 8 से भाग देकर देखें। तो सबसे पहले हम लोग 6 से चेक कर लेते हैं, क्योंकि 6 से जो है, 6 से कौन सी संख्या कटती है, 6 से जो भी संख्या कटेगी वो 3 से भी कटनी चाहिए और वो संख्या 2 से भी कटनी चाहिए। और 3 से कटने का नियम क्या होता है, 3 से कटने का नियम होता है कि जो भी संख्याओं का सम होगा, यानी कि उनके डिजिट का सम होगा, वो हमेशा क्या होना चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो वो पूरी संख्या क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पर इनके संख्याओं का यानी कि इसके डिजिट का सम क्या 3 से कटेगा, तो 3 1 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 क्या 3 से कटती है, तो नहीं कटती, यानी कि ये संख्या आपका आंसर नहीं होगा। क्या यहाँ पर सभी डिजिट का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 1 9, 9 क्या 3 से कटती है, तो 9 3 से कटती है, तो ये आपका आंसर हो सकता है। आगे भी चेक कर लेंगे। तो 6 1 7 है, 7 क्या 3 से कटता है, नहीं कटता। ये आपका क्या है, 4 1 5 है, तो 5 क्या 3 से कटता है, तो नहीं कटता। यानी कि एकमात्र ऑप्शन है जो कि 3 से कटती है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 है। तो बाकी आपका ऑप्शन चेक करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एक ही नंबर से हम लोगों ने यहाँ पर 3 ऑप्शन छांट लिया, तो जो बची संख्या है तो वो बिल्कुल सही आंसर होगी। ये तो आपका हो गया बाय ऑप्शन से बनाने का तरीका। लेकिन अगर आप इसे बेसिक से बनाना चाहते हैं तो बेसिक से सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका नंबर यहाँ पर दी गई है, जैसे कि यहाँ पर 5, 6 और 8 दिया गया है, तो ये जो 3 संख्या दी गई है उनका क्या ले लेंगे, एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक ले लेंगे। तो एलसीएम आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 6 8 का, यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 3 24, 24 25 120, आपका कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 120। आपका क्या हो जाएगा, इन तीनों संख्याओं की एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक हो जाएगी। लेकिन हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए, यानी कि यहाँ पर क्या करना होगा, के 120 के प्लस जो रिमाइंडर है उसे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये आपका क्या हो गया, बेसिक तरीका हो गया। अब यहाँ पर हमें चेक करना होगा कि के का वैल्यू क्या पुट करे कि वह टोटल संख्या के 1000 के ऊपर हो जाए, क्योंकि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1000 होती है। तो हमें क्या चाहिए, के का वैल्यू क्या पुट करे। यहाँ पर जो के का वैल्यू खुद से पुट करना होगा। के का वैल्यू किस आधार पर पुट करेंगे, हम लोग इस आधार पर पुट करेंगे के का वैल्यू कि वह संख्या जब के का वैल्यू पुट किया जाए तो वह 1000 से ऊपर रहे और 1000 के सबसे नज़दीक संख्या रहे। तो क्या यहाँ पर 12 से 9 को गुना करेंगे तो क्या 12 9 108 यानी कि 1080 होता है। अगर 9 से कम 8 गुना करेंगे तो 12 8 96 यानी कि 960 होगा। 960 प्लस 2 करेंगे तो कितना होगा, 962 होगा। तो ये आपका 1000 से नीचे आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, संख्या 1000 से ऊपर चाहिए। तो के का क्या करेंगे, 9 गुना करेंगे। के से क्या करेंगे, 9 गुना करेंगे। और के से 10 गुना नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या चाहिए, लोवेस्ट, 4 संख्याओं की सबसे छोटी संख्या चाहिए। तो सबसे छोटी जो 1000 की जो सबसे नज़दीक संख्या बनेगी वो के का 9 मान रखने पर बनेगी।
तो यहाँ पर क्या करेंगे, के का वैल्यू 9 रखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 120 इंटू 9 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 1080 प्लस आप क्या कर देंगे 2 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 1082 हो गया। तो ये आपका हो गया बेसिक तरीका से बनाने का तरीका। और ये अगर नहीं तो आप बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं, बाई ऑप्शन भी आसान है। अगर आप डायरेक्ट बेसिक से बनाना जानते हैं तो बेसिक से भी बना सकते हैं। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि यदि 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं तो आपसे पूछा जा रहा है कि तो बताइए कि 2 गुना क्षमता वाले 20 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि जो यहाँ पर आदमी है और जो दूसरा काम कर रहा है उसके आदमी की क्षमता, यानी कि पहला वाला मान लेते कि यम1 है, दूसरा वाला आदमी यम2 है। तो जो पहला वाला आदमी है और जो दूसरा वाला आदमी है, अगर यहाँ पर पहले वाले आदमी की कार्य क्षमता 1 है तो इससे 2 गुना कार्य क्षमता से इस यम2 है। यानी कि अगर पहले वाले आदमी की इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता 1 है तो दूसरे वाले आदमी की कार्य क्षमता कितनी है 2 है। ये आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि टोटल जो है, टोटल वर्क बराबर, आपको पहले भी बता चुका हूँ कि क्या होता है, इफिशियंसी इंटू टाइम होता है। कुल कार्य बराबर आपका क्या होता है, कार्य क्षमता इंटू समय होता है। तो यहाँ पर बोला गया कि 10 आदमी, कितने आदमी 10 आदमी। तो अगर पहले वाला आदमी जो है कितने की कार्य क्षमता से काम करता है 1 यूनिट की कार्य क्षमता से, तो टोटल कितने यूनिट की कार्य क्षमता से काम करेगा। अगर एक आदमी 1 यूनिट काम करता है तो 10 आदमी कितने यूनिट काम करेगा 10 यूनिट काम करेगा। कितने दिन में करता है 20 दिन में करता है। तो जब इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता इंटू समय करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा टोटल वर्क हो जाएगा। फिर अब क्या बोला है कि उसी काम को कोई दूसरा व्यक्ति करता है लेकिन उसकी कार्य क्षमता कितनी है 2 है, उसकी कार्य क्षमता कितनी है 2 है। और जो है टोटल कितने व्यक्ति कार्य करते हैं 20 व्यक्ति कार्य करते हैं। तो 20 व्यक्ति कितना काम करेंगे, तो एक व्यक्ति 2 काम करता है तो 20 व्यक्ति 20 दूनी 40 काम करेंगे। और हमें चाहिए क्या कि 40 व्यक्ति इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ पर इफिशियंसी इंटू क्या कर देंगे टाइम कर देंगे। इधर भी आपका टोटल वर्क हो गया, दोनों तरफ आपका क्या हो गया टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य हो गया। दोनों एक ही कार्य को कर रहे हैं तो कार्य आपका क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 20 दूनी आपका क्या हो गया 40, 2 से 10 को काटेंगे कितना बार में चला जाएगा 5 बार में। यानी कि समय आपका कितना आ गया 5 डेज आ गया। कितना आ गया 5 दिन आ गए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।